गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल। ठंडी से है बुरा हाल और हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं फिजिक्स। फिजिक्स में हमने कल बात की थी उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने का नियम और उसकी दो कंडीशन होती है। हमने वो दोनों कंडीशन आपको बता दी थी। अब आपके सपने, आपकी कल्पनाएं हकीकत की मंजिल तक जरूर पहुंचेंगी। बस आप केवल संघर्ष की उंगली पकड़कर चलना तो सीखो। इसे अंदाज के साथ बहुत ही खूबसूरत टॉपिक आज का, जहां पर हम आपको पढ़ाएंगे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से रिलेटेड साइन रूल, जिसे कहेंगे चिन्ह प्रपाटी। जैसे अवतल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है कि ऋणात्मक होती है, वस्तु की दूरी धनात्मक होती है कि ऋणात्मक होती है। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज दर्पण से संबंधित चिन्ह परिपाटी। क्या यूज करेंगे? चिन्ह परिपाटी, जिसे हम कहेंगे साइन रूल। क्या कहेंगे? साइन रूल। तो बच्चों, आपको हमने बता दिया था कि जब कोई भी प्रकाश की किरण किसी अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण के सामने आएगी तो हमेशा कहां से आएगी? बाईं ओर से आएगी। तो अगर हम यहाँ पर एक खूबसूरत सा टॉपिक और खूबसूरत सा दर्पण अगर बनाए तो यहाँ पर अगर हम एक एक करके सारे पॉइंट की बात करेंगे और आज थोड़ा सा ये टॉपिक समझना है, आपको ध्यानपूर्वक देना है और आप लोग कॉपी पेन पेंसिल कॉपी सब निकाल कर बैठ जाइए और नोट करना स्टार्ट करिए। तो यहाँ पर अगर हम बात करें एक खूबसूरत सा चैनल के साथ, हम आपको बताने जा रहे हैं एक खूबसूरत सा क्या? अवतल दर्पण। क्या लेंगे? एक खूबसूरत सा अवतल दर्पण ले लिया। क्या ले लिया? एक खूबसूरत सा अवतल दर्पण। अब यहां पर हमने आपको बताया था कि अवतल दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? मध्य बिंदु को कहते हैं दर्पण का ध्रुव। क्या कहते हैं? दर्पण का ध्रुव, पोल ध्रुव। अब यहां पर देखिए, हमने आपको बताया था कि अगर यहां पर क्या होगा? अगर यहां पर ध्रुव से और जिस कांच के गोले से काट कर बना होगा उसका कोई ना कोई क्या होगा? कोई ना कोई उसका सेंटर होगा। क्या होगा? सेंटर होगा। और अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी लाइन, ध्रुव से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की कोई भी लाइन अगर खींचे तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। अब अगर हम बात करें प्रिंसिपल एक्सिस की तो यहां पर हमारा एक होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। और अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात किया जाए तो इसके मिड पॉइंट को क्या कहते हैं? इसके मिड पॉइंट को कहते हैं फोकस। क्या कहते हैं? फोकस। अब अगर हम यहां पर क्या ले लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? एक ऑब्जेक्ट, और हम कंडीशन देखेंगे कि इसकी फोकस दूरी क्या होती है, वस्तु की दूरी क्या होती है, और जो दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है उस प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है। तो यहाँ पर हमने आपको अवतल दर्पण में 6 कंडीशन पढ़ाई थी। हम यहाँ पर एक कंडीशन ले लेते हैं कि अगर यहाँ पर कोई वस्तु इनफाइनाइट और वक्रता केंद्र के बीच रखिए। कहां रखिए? इनफाइनाइट और वक्रता केंद्र के बीच में। इनफाइनाइट और वक्रता केंद्र के बीच में हमने यहाँ पर वस्तु को मान लिया ए और बी मान लिया। क्या मान लिया? वस्तु को ए और
भी मान लिया। बात समझ गए? आगे अब हमने आपको बताया था कि अगर कोई भी प्रकाश की किरण वस्तु से चलकर प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर आती है, प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर आती है, कैसे आती है? प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर आती है, प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर आती है। तो यहां पर क्या हो रहा है? समांतर प्रकाश की किरणें आ रही हैं। उसके बाद में हमने आपको बताया था कि परावर्तित होकर कहां से जाती है? परावर्तित होकर प्रिंसिपल फोकस से जाती है। कहां से जाती है? प्रिंसिपल फोकस से जाती है। तो यहां पर हमने लाइन को ड्रा किया और ये कहां से जा रही है? प्रिंसिपल फोकस से जा रही है। कहां से जा रही है? प्रिंसिपल फोकस से जा रही है। और उसके बाद में हमने आपको यह भी बताया था कि अगर कोई भी प्रकाश की किरण सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है, कहां से जाती है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है, तो वो पुनः ससुरी उसी मार्ग में लौट आती है। कहां लौट आती है? पुनः उसी मार्ग में लौट आती है। तो हम अगर यहां से खींचे तो यहां पर अगर एक वस्तु लिए हैं, दर्पण से एक प्रकाश की किरण कहां लाए हैं? वक्रता केंद्र से। तो वक्रता केंद्र से अगर ला रहे हैं तो यहां पर हम देख रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं कट कर रही है, और जिस पॉइंट पर कट करती है हमने आपको पिछले लेक्चर में बता चुके हैं कि वो वहीं पर उसका क्या बनता है? इमेज बनता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पर इसका इमेज बन रहा है। तो अगर यहाँ पे देखें तो इमेज कैसा बन रहा था? वास्तविक बन रहा था, उल्टा बन रहा था। और जब वस्तु सेंटर ऑफ कर्वेचर और अनंत के बीच में रखी गई थी तो वस्तु हमारा फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बन रहा था। इतनी बात हम पिछले लेक्चर में कर चुके थे। अब आगे हम बात करें अगर, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो इमेज बन रहा है बी डैश और ए डैश बना। अब यहां से हम आपको बताए थे कि अगर यहां से अगर देखें तो ये किसी कांच का गोला होगा और इसका हमने मान लिया कि सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वहां तक की अगर हम डिस्टेंस माने, यहां से अगर इसकी डिस्टेंस माना जाए तो, और हमेशा जो डिस्टेंस ली जाएगी किसी भी चीज की तो वो कहां से ली जाएगी? दर्पण के ध्रुव से ली जाएगी। तो अगर यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे डिस्टेंस मान लिया, अगर इसके बीच के डिस्टेंस की बात करें तो इसके बीच के अगर डिस्टेंस की बात करें तो ये क्या होगा? अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर तक मिलाएं तो ये दर्पण की रेडियस ही कहलाएगी। क्या कहलाएगी? दर्पण की रेडियस ही कहलाएगी। तो यहां पर अगर हम देखें तो इसको हम दिखा देते हैं कैपिटल आर से। हमने इतनी बात की थी आप लोगों से। और उसके बाद में हमने यह भी बताया था कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर और ध्रुव के मध्य बिंदु को ही फोकस कहते हैं। तो अगर हम यहां से देखें तो फोकस वाले पॉइंट से अगर देखा जाए तो यहां से फोकस और ध्रुव के बीच में जो फोकस और ध्रुव के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी? फोकस और ध्रुव के बीच की जो डिस्टेंस कहलाएगी वो क्या कहलाएगी? फोकस दूरी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? फोकस दूरी कहलाएगी। तो यहां पर अगर देखें तो इसको हम किससे दिखा देते हैं? इसको हम स्मॉल एफ से दिखाते हैं और इसी को क्या कहते हैं? दर्पण की फोकस दूरी। और वस्तु जहां पर रखी जाती है, मान लेते हैं कि कोई वस्तु है जो इस पॉइंट पर रखी गई है, अगर यहां से इसकी डिस्टेंस ध्रुव से मेजर किया जाए यहां तक, तो यहां से इसकी डिस्टेंस वस्तु की दूरी किससे दिखाते हैं? वस्तु की दूरी दिखाते हैं किससे? यू से। किससे दिखाते हैं? यू से। तो यहां पर अगर वस्तु की दूरी देखें तो वस्तु की दूरी को हम किससे दिखाएंगे? यू से दिखाएंगे। किससे दिखाएंगे? यू से दिखाएंगे। और इसी एफ को क्या कहते हैं? एफ को कहते हैं फोकस दूरी। क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं? आर को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहेंगे? वक्रता त्रिज्या कहेंगे। और यू को क्या कहते हैं? यू को कहते हैं वस्तु की दूरी। क्या कहते हैं? वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी। और जो हमारा इमेज बनता है, अगर इमेज की दूरी देखें तो यहां पर हमारा इस पॉइंट पर इमेज बन रहा है। और अगर हम इमेज की दूरी देखना चाहें तो हम यहां से इसको ड्रॉ कर लेते हैं कि अगर यहाँ पे हमारा इमेज बन रहा है तो इसको हम क्या कर देते हैं? ध्रुव तक की डिस्टेंस को क्या कहेंगे? यहाँ पे कहेंगे ध्रुव, और जहां जिस पॉइंट पर इमेज बन रहा है उसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं? वी
बी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसे कहते हैं प्रतिबिंब की दूरी। क्या कहते हैं? प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। तो अगर हम बात करें यहां पर, तो हम यहां से अगर देखें तो उसके बाद में एक पॉइंट की और बात कर सकते हैं कि यहां पर हम देखते हैं कि वस्तु की लंबाई की या वस्तु की ऊंचाई की। तो यहां पर वस्तु की ऊंचाई देखें तो वस्तु की ऊंचाई यहां से यहां तक की है। तो अगर इसकी डिस्टेंस को हम किससे दिखाते हैं? इसकी डिस्टेंस को हम दिखाते हैं ओ से। किससे दिखाते हैं? ओ से। और इसे कहते हैं वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई, या इसी को कह देते हैं ऊंचाई। क्या कह देते हैं? ऊंचाई। इसको हम किससे दिखाते हैं? ओ से। और अगर हम यहां पर देखें तो अगर इमेज की भी ऊंचाई कुछ ना कुछ है या लंबाई है, तो हम इसको यहां से अगर देखें, यहां से, तो इसकी ये क्या हो जाएगी? वस्तु की ऊंचाई या लंबाई। तो इस लाइन को क्या कहेंगे? प्रतिबिंब की लंबाई। प्रतिबिंब की लंबाई क्या कहते हैं? प्रतिबिंब की लंबाई। तो अब हम यहां से इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई से। तो हम यहां से अब सबके साइन की बात करेंगे कि कौन सा किस साइन का होता है, कौन सा धनात्मक होता है और कौन सा ऋणात्मक होता है, कौन सा धनात्मक होता है और कौन सा ऋणात्मक होता है। तो अगर हम यहां पर बात करें तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अगर आपसे पूछेगा कि फोकस दूरी क्या होती है, तो फोकस दूरी क्या होती है? तो फोकस दूरी होती है दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की ही दूरी क्या कहलाएगी? दर्पण की फोकस दूरी। क्या कहलाएगी बबुआ? दर्पण की फोकस दूरी। और अगर हम बात करें आपसे पूछा जाए कि दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है, तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या ध्रुव तथा सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की दूरी दर्पण की वक्रता त्रिज्या या रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाती है। आगे अगर हम बात किया जाए कि वस्तु की दूरी क्या होती है, तो जिस पॉइंट पर वस्तु रखी गई है उस बिंदु तथा दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाती है? वस्तु की दूरी या डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कहलाती है। और अगर हम बात करें कि प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है, तो जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण द्वारा बनाया जाता है तो जिस पॉइंट पर क्या होता है, जिस पॉइंट पर प्रतिबिंब बनता है वस्तु का, ध्रुव तथा वस्तु के प्रतिबिंब की जो बिंदु की दूरी होती है जहां पर प्रतिबिंब बन रहा है, उस पॉइंट के बीच की दूरी क्या कहलाती है? प्रतिबिंब की दूरी कहलाती है। बताओ, बात समझ गए कि नहीं? आगे बात समझ रहे हो? तुमसे ही बात कर रहे हैं, जो वहां पे बैठ के लेट कर पढ़ रहे हो ना, कुर्सी लगाकर पढ़ो, तुमसे ही बात कर रहे हैं। ठीक है, यहां पर देखिए, बात समझ गए ना? अब आगे देखो यहां पर। अब अगर हम बात करें कि वस्तु की लंबाई क्या होती है, और प्रतिबिंब की लंबाई क्या होती है, तो वस्तु की लंबाई क्या होती है और प्रतिबिंब की लंबाई क्या होती है, अगर इसकी बात किया जाए तो वस्तु की लंबाई जितनी वस्तु की ऊंचाई होती है वही वस्तु की क्या होती है? लंबाई होती है। उसको हम क्या कह सकते हैं? वस्तु की ऊंचाई कह सकते हैं। और उसके बाद में अगर हम बात करें प्रतिबिंब की, तो जितना बड़ा प्रतिबिंब होता है वही उसकी क्या कहलाती है? प्रतिबिंब की लंबाई कहलाती है। तो अगर हम इसके चिन्ह परिपाटी की बात करें तो यहां पर आप देख रहे हैं कि अवतल दर्पण में क्या हो रहा है? अवतल दर्पण में जितनी भी डिस्टेंस है, जितनी भी दूरी है, वो कहां बन रही है? दर्पण के बाईं ओर ही बन रही है।
दर्पण के बाईं ओर ही बन रही है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो अवतल दर्पण क्या है, हमेशा अवतल दर्पण क्या है, अवतल दर्पण की जो रेडियस है वो भी बाईं ओर है, फोकस दूरी भी बाईं ओर है, प्रतिबिंब की दूरी भी बाईं ओर है, वस्तु की दूरी भी बाईं ओर है। और अगर हम बात करें तो यहां पर अगर देखें तो अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस को एक एक्सिस मान लें या प्रधान अक्ष को एक अक्ष मान लें और यहां पर ध्रुव से एक इमेजिनरी लाइन खींच दें और इसको हम क्या मान लें, वाई एक्सिस मान लें, तो हम यहां पर अगर बात करें तो हम इसको मैथ के चतुर्थांश के द्वारा भी, गणित में हम चतुर्थांश के द्वारा भी समझ सकते हैं कि अगर हम यहां से देखें तो इसको अगर आगे तक बढ़ाएं बाबू, अगर यहां पर आगे तक बढ़ाएं तो क्या होगा, यहां पर हमारा ये पॉजिटिव एक्सिस बन रहा होगा, यहां पर एक्स एक्सिस पॉजिटिव, और इस ध्रुव से इसको अगर हम ओरिजिन मान लें, मूलबिंदु मान लें, तो यहां से ये निगेटिव, तो हम देख रहे हैं कि सारी दूरी हमारी किस पर आ रही है, निगेटिव पर ही आ रही है, निगेटिव पॉइंट पर ही आ रही है, निगेटिव एक्सिस की ओर ही नापी जा रही है। तो इसलिए यहां पर जितनी भी दूरी है क्या होंगी, निगेटिव होगी। अवतल दर्पण में जितनी भी दूरी होंगी वो कैसी होंगी, ऋणात्मक होंगी। और अगर हम देखें अब वाई एक्सिस की अगर बात करें तो वाई एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव, पॉजिटिव में क्या क्या है, वस्तु ऊपर की ओर रखी गई है, तो इसमें वस्तु की लंबाई क्या लेंगे, वस्तु की लंबाई या वस्तु की ऊंचाई क्या लेंगे, वस्तु की ऊंचाई या लंबाई हम क्या लेंगे, धनात्मक लेंगे। और अगर हम बात करें तो इस वाले एक्सिस पर अगर देखें तो यहां पर कैसा हो रहा है, प्रतिबिंब की जो लंबाई है, प्रतिबिंब की लंबाई वो नीचे की ओर बन रही है। तो वाई एक्सिस अगर यहां से देखें तो देखिए यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर नीचे की ओर बन रहा है, तो अगर नीचे की ओर बन रहा है तो कहने मतलब ये निगेटिव है। तो हम क्या करेंगे कि अगर प्रतिबिंब की लंबाई पूछेगा तो ये क्या होगी, प्रतिबिंब की लंबाई हमेशा ऋणात्मक होती है, किसमें, अवतल दर्पण में। ठीक, तो आगे हम अगर पास करके इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद में हम इसको एक शॉर्ट में बता देते हैं कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, अवतल दर्पण से वस्तु की दूरी किसमें लेंगे, इसको हम बता दे रहे हैं। तो आप इसको क्या करिए, पॉज करके नोट कर लीजिए। ठीक, अब आगे चलते हैं, इसको हम शॉर्ट तरीके से बता देते हैं, एक जगह उसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, और अगर ना समझ में आए तो वीडियो को फिर से रिव्यू करके देखना और आपको पूरी बात समझ में आएगी। ठीक, तो आगे चलते हैं। तो यहां पर अगर लिखें अवतल दर्पण का, अवतल दर्पण का चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी, तो हम एक तरफ यहां पर पहला चीज लिखते हैं फोकस दूरी, फोकस दूरी, और फोकस दूरी कैसी होगी, फोकस दूरी जिसको हम किससे, एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, और फोकस दूरी कैसी होगी, फोकस दूरी होगी हमारी ऋणात्मक होगी, कैसी होगी, ऋणात्मक, ऋणात्मक, या फोकस दूरी की अगर बात करें तो कैसा होगा, निगेटिव होगा, कैसा होगा, निगेटिव होगा, कैसा होगा, निगेटिव होगा। ठीक, आगे अगर हम बात करें, क्योंकि हम क्या बताए कि जितनी भी दूरी हमने वहां पे देखा सारी दूरी क्या हो रही थी, सारी दूरी निगेटिव में ही नापी जा रही थी, तो इसलिए सारी दूरी क्या होगी, निगेटिव ही होगी। आगे अगर हम बात करें नंबर 2, वक्रता त्रिज्या की, अवतल दर्पण के लिए सब बेटा बताया जा रहा है, वक्रता त्रिज्या की, वक्रता त्रिज्या को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वक्रता त्रिज्या को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से। तो अगर हम यहां पर देखें तो ये भी क्या होगा, ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक, ऋणात्मक होगा, निगेटिव। और उसके बाद में अगर थर्ड की बात करें
तो थर्ड की अगर बात करें तो यहां पर आता है वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी जिसको हम किससे दिखाते हैं, यू से दिखाते हैं। यह भी क्या होगी, ऋणात्मक ही होगी। क्या होगी, ऋणात्मक ही, ऋणात्मक होगी। ठीक है। और अगर चौथा नंबर की बात करें, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। तो अगर प्रतिबिंब की दूरी को हम किससे दिखाते हैं, v से दिखाते हैं। और जब b की बात करें तो यह भी क्या होता है, ऋणात्मक होता है। कैसा होता है, ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक होता है। देखो ये एक कंडीशन होगी, ये एक कंडीशन होगी कि जब ये धनात्मक होगा। तो अगर पॉजिटिव आएगा तो हम वहां पे देख लेंगे कि हमारा इमेज कैसा बन रहा है, आभासी बन रहा है। बाकी अगर 5 कंडीशन देखें तो 5 कंडीशन में भी क्या हो रहा था, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी निगेटिव आ रही थी। लेकिन जब प्रतिबिंब फोकस और ध्रुव के बीच में रखा था, कहां रखा था, फोकस और ध्रुव के बीच में रखा था, फोकस और ध्रुव के बीच में रखा था, तो क्या हो रहा था कि उसका इमेज आभासी बन रहा था, इसलिए वो बिहाइंड द मिरर, मतलब दाएं साइड हो जा रहा था, दर्पण के पीछे बन रहा था। तो वहां पे अगर बी की वैल्यू कभी भी हमें प्लस में आएगी क्वेश्चन करते वक्त, न्यूमेरिकल करते वक्त, तो क्या होगा कि वहां पे हम मान लेंगे कि दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक। तो आगे अब देखें, अगर 5 नंबर बात करें, वस्तु की लंबाई किसमें लेंगे, वस्तु की लंबाई। तो वस्तु की लंबाई या इसी को वस्तु की ऊंचाई भी कहते हैं। तो अगर वस्तु की लंबाई की बात करें जिसको हम ओ से दिखाते हैं, तो यह हमेशा धनात्मक होती है। क्या होती है, धनात्मक। तो यहां पर अगर देखें धनात्मक, तो यहां पे लिख देंगे पॉजिटिव। ठीक। और अगर उसके बाद में हम बात करें नंबर 6 की, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की ऊंचाई या प्रतिबिंब की लंबाई, तो यहां पर हो जाएगा, जिसको हम किससे दिखाते हैं, आई से दिखाते हैं। तो यहां पर अगर बात करें तो प्रतिबिंब की लंबाई क्या हो जाएगी, प्रतिबिंब की लंबाई जो लेंगे वो ऋणात्मक लेंगे, लेकिन एक कंडीशन होगी, क्या, जब प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक ली जाएगी तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, आभासी और सीधा बनता है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि प्रतिबिंब की लंबाई भी क्या ली जाएगी, पॉजिटिव ले जाएगी, वरना क्या रहेगी, निगेटिव ही रहेगी। तो हम यहां पर देख रहे हैं कि केवल एक वैल्यू है वस्तु की लंबाई जो क्या है, पॉजिटिव है, बाकी सारी चीजें क्या है, निगेटिव है। सारी चीजें क्या है, निगेटिव है। केवल एक जो चीज है वो क्या है, पॉजिटिव है, बाकी सारी चीजें क्या है, निगेटिव। तो आप इसको अपने रफ में, कॉपी में कहीं भी उतार लीजिए और इसको एक बार जब आप न्यूमेरिकल कीजिएगा तो उसको सामने रखे रहिएगा, और जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तो इसको रखने की आवश्यकता नहीं है। ये आपको जब न्यूमेरिकल लगाएंगे तो आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो आगे हम बात करें, अगर अब हम चलते हैं उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने का, वहां भी हम देख लेते हैं कि उसकी फोकस दूरी और उसकी रेडियस और वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई, उस पर भी इसी तरीके से हम क्या करेंगे, बात करेंगे। तो अगर हम आगे बात करते हैं तो आप लोग क्या कीजिएगा, पढ़िएगा और पढ़ते रहिएगा, अच्छे अंक लाइएगा। आगे हम बात कर रहे हैं उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है और कैसे उसकी चिन्ह प्रपाटी हम बताते हैं। तो यहां पर बहुत ही खूबसूरत सा एक प्यारा सा क्या लेंगे, एक प्यारा सा खूबसूरत सा उत्तल दर्पण लेंगे। क्या लेंगे, उत्तल दर्पण। तो अगर हम यहां पर देखें तो देखिए, अगर यहां भी वही कंडीशन ली जाए तो यहां पर क्या है, उत्तल दर्पण। यहां पर क्या बना रहे हैं, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में हम आपको बता ही चुके हैं कि इस पर दबे हुए भाग पर क्या की जाती है, सिल्वर ब्रोमाइड की पॉलिश की जाती है या कलई की जाती है। ठीक है। तो और अब देखिए, जब हम गोले को बनाएंगे तो गोला इस तरीके से बनेगा। तो इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, अगर इसका हम यहां पर पोल मान लें, इसको क्या मान लें, पोल मान ले, इसको क्या मान ले, पोल मान ले। तो यहां पर अगर ड्रॉ करें
तो इसकी जो फोकस दूरी होगी इधर होगी, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा, इधर होगा। और इसी के मिड पॉइंट को क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। ठीक, तो अगर इसको आगे तक इसका प्रिंसिपल एक्सिस बढ़ाया जाए तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, यहां पर एक पॉइंट ले लिए इनफाइनाइट, और हम एक कंडीशन बना के देख रहे हैं कि अगर कोई भी वस्तु को कहां रख रहे हैं, कोई भी वस्तु को अगर हम रख रहे हैं कहां पे, कोई भी वस्तु को अगर हम रख रहे हैं ध्रुव और अनंत के बीच में, तो हम रख कर देख लेते हैं। तो हमने एक पॉइंट लिया यहाँ पर, और यहाँ पर हमने एक वस्तु ले ली ए और बी। ठीक है, अब आगे अगर बात करें, वस्तु ए और बी ले ली। अब उसके बाद में क्या होगा कि यहां से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई भी प्रकाश की किरण आएगी, आ रही है, आने दो। ठीक है, अब जब आ रही है आने दो, तो यहां पर क्या होगी, रिफ्लेक्ट होकर, परावर्तित होकर ये इस तरीके से ऐसे चली जाएगी। तो अगर हम इसको पीछे तक ऐसे बढ़ाएंगे तो हमें ये लगेगा कि ये किरणें कहां से आ रही हैं, मेन फोकस से आ रही हैं। कहां से आ रही हैं, मेन फोकस से आ रही हैं। और अगर हम यहां पर देखें कि अगर प्रकाश की किरणें जो है, अब अगर हम यहां से देखें कि एक लाइन जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी तो क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी तो सूर्य उसी रास्ता में चली जाएगी। ठीक है, तो जब चली जाएगी तो यहां पे देखो भैया, तो जब जा रही है तो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से देखें तो यहां पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और यहां से प्रकाश की किरण आ रही है, आने दो इसको, आ गई। उसके बाद में ये कहां से जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। इसको हम क्या कर देंगे, डैश डैश कर देंगे। ठीक है भैया, डैश डैश कर दे रहे हैं बाबू। अब उसके बाद में क्या हो रहा है कि यहां पर हम देख रहे हैं तो एक पॉइंट पर ये क्या करती है, नजर आ रही है, काल्पनिक तौर पर ये कटती हुई प्रतीत हो रही है, पर एक्चुअल में ये कट नहीं कर रही है। हमने ये बात आपको कल भी बताया था। तो यहां पर अगर देखें तो यहां से ये देखें तो इमेज कैसा बन रहा है इसका, इसका भी इमेज कैसा बन रहा है, सीधा ही बन रहा है। क्योंकि यहां भी अगर देखें तो तीर ये सीधी है, और यहां भी क्या है, तीर ये सीधी है। तो अगर यहां भी हम देखें तो अगर फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी अगर देखा जाए, फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी, तो ये क्या होगी, इसको हम दिखाएंगे एफ से। ये हो जाएगी इसकी फोकस दूरी। ठीक, यहां पर हम लिखेंगे फोकस दूरी। क्या लिखेंगे, फोकस दूरी, फोकस दूरी। आगे अगर यहां से हम देखें ध्रुव और सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर देखें, तो यहां से अगर देख रहे हैं ध्रुव और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की दूरी, तो ये क्या दिखा रही है, आर। इसको हम कहते हैं वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। और अगर हम देखें इमेज की दूरी और वस्तु की दूरी, तो ध्रुव से वस्तु की दूरी की अगर बात किया जाए, तो ध्रुव से वस्तु की दूरी की अगर बात करोगे तो हमारी वस्तु यहां पर रखी है, यहां पर। तो अगर हम इसको यू से दिखाएं तो इसको क्या कहते हैं, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। तो अगर यहां पर देखें इमेज की दूरी कहां बन रही है, ध्रुव से अगर यहां तक का खींचा जाए, ध्रुव से यहां तक की दूरी, ये वस्तु ही है। इसको हम किससे दिखाएंगे, बी से। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं वस्तु की दूरी। बी को हम कह सकते हैं वस्तु की दूरी। यहाँ पे बेटा जगह नहीं है इसलिए लिख नहीं रहे हैं, ठीक है। तो इसको बी से दिखाएंगे वस्तु की दूरी। तो आप लोग समझ गए। अब यहाँ पर अगर देखो तो ये वस्तु की क्या कहलाएगी, ऊंचाई कहलाएगी या इसकी लंबाई कहलाएगी। इसको ओ से दिखाएंगे। अगर यहाँ पर देखो तो ये क्या, यहां से और यहां तक ये क्या दिखाई दे, प्रतिबिंब की ऊंचाई। ठीक है, प्रतिबिंब की ऊंचाई ये क्या दिखाई देगी, प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो इस तरीके से अगर हम यहां भी बात करें तो हम ये देख रहे हैं कि केवल वस्तु को कहां रखा जा रहा है, केवल वस्तु को बाईं ओर रखा जा रहा है। तो अगर बाईं ओर कोई चीज है तो वो ऋणात्मक ली जाएगी, और अगर ऊपर की ओर है तो धनात्मक ली जाएगी। अगर नीचे की ओर है तो ऋणात्मक ली जाएगी, और अगर
बाईं ओर नापी जा रही है तो ऋणात्मक ली जाएगी, दाईं ओर नापी जा रही है तो धनात्मक ली जाएगी, ऊपर नापी जा रही है तो धनात्मक ली जाएगी, और नीचे नापी जा रही है तो ऋणात्मक ली जाएगी। तो अगर यहां भी हम बात करें अवतल दर्पण के तरीके से, जैसे कि हम पिछले टॉपिक में बात कर दिए, तो यहां पर अगर देखें तो पहली कंडीशन यहां पर अगर देखें कि क्या देखें, दर्पण की वक्रता त्रिज्या, क्या देखें, दर्पण की वक्रता त्रिज्या। तो अगर दर्पण की वक्रता त्रिज्या किससे दिखाते हो, आर से दिखाते हो, तो ये कैसा होगा, धनात्मक होगा, क्योंकि ये दाईं ओर नापा जा रहा है। किधर नापा जा रहा है, दाईं ओर नापा जा रहा है। तो यहां पर अगर देखें तो ये क्या हो जाएगा, धनात्मक। इसको हम पॉजिटिव लिख सकते हैं। अगर हम दर्पण की फोकस दूरी की बात करें, दर्पण की फोकस दूरी, तो फोकस दूरी इसको एफ से दिखा रहे हैं। एफ को क्या लेंगे, एफ भी दाईं ओर ही नापा जा रहा है। यहां से देखो ये एफ दूरी हुई, तो ये कितना हो गया, धनात्मक। तो इसको भी लिख देंगे धनात्मक, या इसको भी लिख देंगे पॉजिटिव। अगर आगे बात करें दर्पण की, यहां पर अगर बात करें वस्तु की दूरी की, किसकी बात करें, नंबर 3, वस्तु की दूरी को किससे, यू से। तो अगर यहां पर देखें तो ये वस्तु हमेशा बाईं ओर रखी जाती है, तो इसकी दूरी भी बाईं ओर नापी जाएगी। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, इसको लिख देंगे नेगेटिव। अगर यहां पर नंबर 4 की अगर बात करें, तो यहां पर अगर देखें नंबर 4 क्या, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। तो प्रतिबिंब हमारा किधर बन रहा है, प्रतिबिंब हमारा दाईं ओर बन रहा है। देखिए प्रतिबिंब हमारा किधर बन रहा है, दाईं ओर बन रहा है। ये हमारा इमेज है जहां पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो प्रतिबिंब कहां बन रहा है, दाईं ओर बन रहा है। तो अगर हम यहाँ पर इसको V से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पर कैसा होगा, दाईं ओर है, तो ये भी क्या कहलाएगा, धनात्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे पॉजिटिव। आगे अगर हम बात करें नंबर 5 की, वस्तु की लंबाई तो वस्तु की लंबाई की अगर बात करें, तो वस्तु की लंबाई की अगर हम बात कर रहे हैं, तो वस्तु की लंबाई को हम किससे दिखाते हैं, ओ से दिखाते हैं। तो ये कैसा है, ये देखो ऊपर की ओर नापा जाएगा वस्तु, क्योंकि ऊपर रखी है तो ऊपर की ओर इसकी लंबाई नापी जाएगी। तो हमने बताया कि जब ऊपर नापा जाएगा तो धनात्मक लिया जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा धनात्मक। क्या हो जाएगा, धनात्मक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं पॉजिटिव। ओके, अब उसके बाद में लास्ट नंबर की अगर बात करें, प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई जिसको हम किससे दिखाते हैं, आई से दिखाते हैं। तो यहां पर अगर बात करें तो ये क्या हो जाएगा, देखो यहां भी प्रतिबिंब यहां बन रहा है ऊपर की ओर, तो लंबाई भी इसकी कहां नापी जाएगी, ऊपर की ओर नापी जाएगी। तो ये भी क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा बाबू, धनात्मक। तो यहाँ पर हम पॉजिटिव लिख देंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एक चीज केवल है जो क्या है, वस्तु की दूरी केवल निगेटिव है, बाकी सारी चीजें क्या है, पॉजिटिव है। क्योंकि हमने आपको कल नोट में भी लिखवाया था कि किसी उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो हमेशा आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा होता है। तो इस तरीके से आज के लिए इतना ही काफी है, और आपको हम कल नए जोश के साथ, नए उमंग के साथ, नई लहर के साथ मिलेंगे। और आप लोग पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने आसपास सफाई रखिए। जय हिंद, जय भारत, गुड मॉर्निंग बच्चों।